गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या आता है, इसके क्या क्या मतलब होता है, क्या क्या उसमें होता है पैथोजेनेसिस इसकी, तो हम लोग ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज सिंड्रोम, पहली बात ये सिंड्रोम है कॉम्प्लेक्स हैविंग, सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स है बेसिकली। ये सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स है हैविंग फॉलोइंग कंपोनेंट। क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? डेली लॉस ऑफ मैसिव प्रोटीनूरिया, यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, मैसिव प्रोटीनूरिया। यहाँ पे मैसिव प्रोटीनूरिया, मोर देन 3.5 ग्राम, more than 3.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक, ग्राम ऑफ प्रोटीन इन 24 आवर, 24 आवर याद रखना, इन 24 आवर्स, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाइपोएल्ब्यूमिनिया हो जाएगा, ठीक है ना, विद प्रोटीन लेवल, ठीक है ना। तो लेस देन क्या होगा कि विद प्रोटीन लेवल लेस देन, मतलब इससे ये जो है ज़्यादा हो जाएगा, लेस देन, ठीक है ना। हाइपोएल्ब्यूमिनिया हो जाएगा, जनरलाइज ओडीमा हो जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिडोरिया होने लगेगा, ठीक है ना, इडीमा हो जाएगा, ठीक, हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। हाइपरलिपिडीमिया में कारण क्या हो सकता है? हमारा जो है एलडीएल बढ़ जाए, ठीक है ना, और जो है एचडीएल कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा? कार्डियोवैस्कुलर का रिस्क बढ़ जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क इंक्रीजेस, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब मैसिव प्रोटीनूरिया हुआ तो इसके कारण से क्या होगा? लॉस ऑफ प्रोटीन होगा। तो ये कारण से क्या होगा कि एल्ब्यूमिन जो है कम होगा। तो ऑन्कोटिक देखो, एल्ब्यूमिन जब कम होता है, हाइपोएल्ब्यूमिनिया के होता है, जब एल्बुमिनिया होता है तो क्या होता है? हाइपोएल्ब्यूमिनिया के कारण क्या होगा? ऑन्कोटिक प्रेशर तुम्हारा कम होगा, डिक्रीज एल्ब्यूमिन, और इसी कारण से क्या है? ऑन्कोटिक प्रेशर ही मेंटेन करता है, डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर। यही क्या कराएगा? आपका इडीमा करा देगा। ये क्या कराएगा? इडीमा करा देगा। क्या कराएगा? इडीमा करा देगा, ठीक। अब इडीमा हो गया तो यही बात इसमें होती है, ठीक है ना। और इसी कारण से क्या होता है? बहुत सारे प्रोटीन लॉस होते हैं। तो इसी में क्या होता है कि एएनपी भी एक लॉस होता है, आर्टेरियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड, अगर सुने होगे, ठीक है ना। तो वो भी क्या कराता है? इडीमा करा देता है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें इडीमा के फॉर्मेशन के लिए, पैथोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो ये क्या कराएगा? और ये क्या कराता है? इडीमा कैसे कराता है? ये सोडियम वाटर का एक्सक्रीशन कराता है, कॉजेज, ठीक है ना। जैसे कि अगर एएनपी क्या करता है? सोडियम वाटर का रिटेंशन कराएगा, अगर डिक्रीज हो गया तो रिटेंशन करा देगा। ये क्या कराता है? मेनली रिटेंशन करा देगा सोडियम वाटर का, ठीक। तो क्या होता है ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के थोड़े से इसके बारे में, ठीक है ना। तो इसकी पैथोजेनेसिस समझने की कोशिश करेंगे। तो पैथोजेनेसिस में क्या होगा कि एबनॉर्मलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल, अगर किसी भी ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल में कोई एबनॉर्मलिटी हो गई तो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा परमिएबिलिटी टू प्लाज्मा प्रोटीन लीडिंग टू मैसिव प्रोटीनूरिया। अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो गई ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल में, तो परमिएबिलिटी तो प्लाज्मा प्रोटीन का इंक्रीज कर जाएगा, तो क्या होगा? मैसिव प्रोटीनूरिया होने लगेगा। ऑल्सो रीनल कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन ड्यू टू रीनल डिस्फंक्शन, अगर रीनल डिस्फंक्शन हुआ तो जो प्रोटीन का है वो कैटाबॉलिज्म होगा। एनाबॉलिज्म मतलब बढ़ाना, कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना, ठीक है ना। अगर रीनल डिस्फंक्शन हुआ तो प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होने लगेगा, तो क्या होगा? सीरम एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज कर जाएगा। और बियॉन्ड कंपेंसेटरी कैपेसिटी ऑफ लिवर, जो कंपेंसेट करता था लिवर, जो हमारे अगर एल्ब्यूमिन बाई चांस कम हुआ लिवर, अरे मतलब कि बॉडी में, तो जो लिवर है उसको कंपनसेट कर देता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? इतना ज़्यादा प्रोटीन न्यूरिया हो रहा है कि कि वो अब लीवर की कंपनसेटरी कैपेसिटी से भी बियॉन्ड जा चुका है, ठीक है ना। हाइपोएल्ब्यूमिनिया रिवर्स्ड एजी रेशियो का रिवर्सल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजी रेशियो का रिवर्सल हो जाता है यहाँ पे, ठीक। फिर क्या हुआ कि लॉस ऑफ कोलॉइड ऑन्कोटिक प्रेशर, वही बात है कि लॉस ऑफ कोलॉइड ऑन्कोटिक प्रेशर हुआ तो इंक्रीज सोडियम वाटर रिटेंशन हुआ, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इंटरस्टिशियल टिश्यू, मतलब कि इंटरस्टिशियल टिश्यू में आपका ये वाटर एक्यूमुलेशन हो गया, और सॉफ्ट एंड फीडिंग एडीमा इन पेरी ऑर्बिटल एंड डिपेंडेंट पोर्शन, ये पेरी ऑर्बिटल एडीमा कर देगा और डिपेंडेंट पोर्शन में एडीमा कर देगा। तो आपको नेफ्रोटिक, अगर किडनी की आपको कोई भी बीमारी जाननी हो कि इस बंदे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, आपको देख के बताना हो पेशेंट में कि हाँ भाई इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, तो आप उसकी आंखों के नीचे देखना। अगर उसकी आंखों के नीचे सूजन है तो आप एक अपना डिफरेंशियल दिमाग में हमेशा रखना कि हाँ इसको नेफ्रोटिक हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। तो एक आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक सोच के रखना। आपका डायग्नोसिस कब से बनना शुरू हो जाता है? आपका डायग्नोसिस
जस्ट व्हेन द पेशेंट एंटर्स योर चैम्बर, वहाँ से आपका डायग्नोसिस, वो चल के कैसे आ रहा है, उसका अपीयरेंस क्या है, क्या वो पेल है, क्या उसमें फटीग है, तो आप सब देखते हो। आपका डायग्नोसिस वहाँ से बनता है। डॉक्टर कैसे बनना है? अच्छा बनना है, डायग्नोसिस बनानी है, आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है ना। आपको डॉक्टर बन के यहाँ पे देखो, मैं क्या कहता हूँ ना, एग्जाम के लिए पढ़ो मत, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा करते हैं किसके लिए? क्लिनिकल से अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है ना। जब क्लिनिकल स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी आगे आप बढ़ पाओगे, ठीक। नहीं तो फिर आप एक एग्जाम रट लिया, 3 साल 4 साल अपनी इज्जत बचाई, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तो प्रैक्टिस तो करनी है ना। तो जैसे ही एज सून एज द पेशेंट इंटर्स योर चैम्बर, वो उस दरवाजे से लेकर तुम्हारी कुर्सी पे बैठने तक तुम्हारी आधी डायग्नोसिस बन जाती है। समझते हो कि नहीं बात? ठीक है, तो ये चीज़ एक देख लेना, ठीक। थोड़ी ज्ञान भरी बातें हो गई, तो आगे बढ़ते हैं। प्लूरल, हाँ, ऐसा नहीं है कि पास नहीं होना, पास होना है, ठीक है ना। पता चला पास ही नहीं हो रहा है और डॉक्टर बनने चले हैं, ठीक है। पास पहले पास होना पे भी फोकस करो और पढ़ाई पे भी, मतलब थोड़ा सा उस तरह से सोचो कि हाँ आप कैसे सोच सकते हैं भाई, पेशेंट को कैसे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, पेशेंट क्या हो सकता है यार, ठीक है ना। समझ में आता है ये सब चीज़ें, थोड़ी सी मतलब अपना दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, प्लूरल एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है, मे बी सीन यहाँ पे प्लूरल या पेरिकार्डियल का इफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। पेरिकार्डियल क्या होता है? लेयर ऑफ जो सराउंड करती है हार्ट को, ठीक है ना। वही पेरिकार्डियल इफ्यूजन देख लेंगे, प्लूरल इफ्यूजन देख लेंगे, ठीक है ना। तो प्रोटीनूरिया हो जाएगा। प्रोटीनूरिया क्या होगा? लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू हेपारिन सल्फेट ऑन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होगा कि लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। किसका लॉस हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज का, हेपारिन सल्फेट के कारण ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। हेपारिन सल्फेट नहीं याद होता, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो तुम, ठीक। लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऑल्टर्ड परमिएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन लीड्स टू, क्या लीड करता है? लीड्स टू क्या करता है? हाईली सिलेक्टिव प्रोटीनूरिया करा देता है, ठीक है ना। हाईली सिलेक्टिव प्रोटीनूरिया करा देगा। और लॉस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। लो मॉलिक्यूलर वेट का हाईली सिलेक्टिव होता है, तो एल्ब्यूमिन ट्रांसफरिन कम हो जाएंगे। और ट्रांसफरिन क्या होता है? आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ठीक है ना। ट्रांसफरिन क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी करा सकता है। ये आयरन डेफिशिएंसी कैन लीड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। ये आपको एक और चीज़ दिखेगी कि पेशेंट आया आपके पास, वो फटीग है, उसको पेरिऑर्बिटल एडीमा है, तो आप क्या सस्पेक्ट करोगे? हाँ इसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। तो क्यों हो गए? क्योंकि ट्रांसफरिन कम है और पेरिऑर्बिटल एडीमा है। क्यों है? क्योंकि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण ही ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो आप केवल आयरन देके काम नहीं चलाओगे, आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम ट्रीट करना है। समझते हैं ये बात, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हो गया, क्योंकि आयरन आपने कुछ दिनों तक खिला के अगर बंद कर दिया तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर से वो ट्रांसफरिन कम हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फिर से आ जाएगी उस बंदे को, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ होती है। और क्या होता है? पोरली सिलेक्टिव प्रोटीनूरिया। तो यहाँ पे क्या होता है? हाईली सिलेक्टिव प्रोटीनूरिया होता है। प्रोटीनूरिया दो तरह के होते हैं, एक हाईली सिलेक्टिव हो गया, पोरली सिलेक्टिव हो गया। तो हाई मॉलिक्यूलर वेट का पोरली सिलेक्टिव होता है, और ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट का हाईली सिलेक्टिव होता है। तो ग्लोबुलिन एल्ब्यूलिन, ठीक है ना, ग्लोबुलिन का ये दिखा देगा कि हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि हाइपोएल्ब्यूमिनिया में क्या होता है। हाइपोएल्ब्यूमिनिया में, ठीक है ना, एक्सेसिव लॉस ऑफ यूरिन हो जाएगा। एक्सेसिव लॉस ऑफ यूरिन होगा तो क्या होगा? डिप्लीशन ऑफ सीरम एल्ब्यूमिन हो जाएगा। लेवल्स बिलो द कंपनसेटरी सिंथेटिक एबिलिटीज ऑफ लिवर, ठीक है ना, ये बता चुका हूँ। रीनल कैटाबॉलिज्म ऑफ फिल्टर्ड एल्ब्यूमिन, ठीक है ना, इसका रीनल कैटाबॉलिज्म हो जाएगा फिल्टर्ड एल्ब्यूमिन का, ठीक है ना। अब हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। कैसे? हाइपरलिपिडीमिया में क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देगा, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल जो है ये बढ़ा देगा, ठीक है ना। ये क्या करता है कि जो हाइपरलिपिडीमिया के केसेस में क्या करता है कि आपका जो है ये जो है एलडीएल जो है मतलब कि बढ़ा देगा, एलडीएल बढ़ा देगा और एचडीएल घटा देगा, ठीक है ना। समझ में आता है? अब इससे क्या होगा कि आपका जो अगर जो एलडीएल जो है आपका, देखो जो एलडीएल है अगर बढ़ गया, ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आर ऑलवेज हार्मफुल, ठीक है ना। हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस को और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हमेशा कम कर रखना चाहिए, तभी आपको जिंदगी में चोट नहीं पहुंचती। ये बहुत ही अच्छी बात हम लोग आज सीख के जाएंगे। अगर एचडीएल ज़्यादा रखेंगे, हाई अगर अपना एम रखेंगे तो हम लोग हाई अचीव करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ याद रखनी है। और इसके कारण से क्या होता है कि हमारा इंक्रीज्ड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हो सकता है। इंक्रीज्ड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, जो कोरोनरी आर्टरी जो भी डिजीजेज होती हैं कोलेस्ट्रॉल के कारण से, ये सब बढ़ जाती हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? लिवर लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगी, एबनॉर्मल सर्कुलेटिंग लिपिड ट्रांसपोज मतलब कि हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म जो है डिक्रीज कर जाएगा इसका। तो लिपिड लाइपोप्रोटीन्स बढ़ जाती हैं, सिंथेसिस हो जाती है, एबनॉर्मल सर्कुलेटिंग लिपिड ट्रांसपोजिशन हो जाती है, लिपिडूरिया होने लगता है। ओवल फैट बॉडीज इन यूरिन और फ्री फैट देखने को, यहाँ पे लिपिडूरिया आपको दिखेगा। लिपिड कास्ट मिली, यहाँ पे क्या होता है? लिपिड कास्ट का प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगा। लिपिड कास्ट
देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। लिपिड कास्ट प्रेजेंट हो जाएगा और ओवल फैट बॉडीज वही देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ होता है आपका। अब क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं भाई नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, ठीक है ना। तो ये अगर ये डाटा अगर नहीं याद होता है कोई बात नहीं, केवल कॉजेज़ आपको याद कर लो, ठीक है ना। एक प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ होता है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होगा, मिनिमल चेंज डिजीज़ होगा, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होगा, ठीक है ना। मेम्ब्रेनो पॉलीफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, डेंस डिपॉजिट डिजीज हो गए एंड डेंस डिपॉजिट डिजीज, अदर पॉलीफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसे फोकल आईजीए नेफ्रोपैथी, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये याद हो गया तो बहुत है, अच्छी बात है। नहीं याद होता है तो इसके लिए मैं ट्रिक आपको बताता हूँ कि कैसे ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पहली बात, ठीक है ना। तो इसको मैं ट्रिक जो है मैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अगले जो मैं ना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसी में इसकी भी ट्रिक मैं बता दूंगा, जब नेफ्राइटिक के साथ इसको कवर करूँगा, ठीक है ना। इसमें नेफ्रोटिक की भी ट्रिक आपको बता दूंगा कि हाँ ये कैसे कैसे याद होगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है काम होने वाला है, ठीक है ना। सिस्टमिक डिजीज, ठीक है, सिस्टमिक डिजीज की होगी सबसे, देखो सिस्टमिक डिजीज में पहला तो एक होता है किडनी के, मतलब कि ये जो है प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज के कारण से होता है, एक होता है सिस्टमिक डिजीज के लिए। और सिस्टमिक डिजीज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, हमारा मोस्ट कॉमन कॉज जो है डायबिटीज मेलाइटस है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज फॉर 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 नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए ये मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है ना। ये फिर उसके बाद आएगा एमाइलोडोसिस हो सकता है, एसएलई हो सकता है, ड्रग्स हो सकते हैं, कुछ एनिसेड्स पेनिसिलिन या हीरोइन हो सकता है, इन्फेक्शियस हो सकते हैं, कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मलेरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी एंड सी, एचआईवी, मैलिग्नेंट डिजीज, ठीक है ना, कार्सिनोमा कुछ हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, मिसलेनियस हो सकता है, बीस्टिंग एलर्जी, हेरिडिटरी नेफ्राइटिस हो सकता है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम। अगर ये डायग्राम समझ गए पूरा किडनी का चैप्टर आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। पूरा किडनी का चैप्टर ये इस डायग्राम पे केवल क्लियर होगा, ठीक। अब देखते जाना बहुत इंपॉर्टेंट, समझ के थोड़ा सा सोचना समझना और कोशिश करना कि हाँ ये हो जाए। पहली बात, ये जो ऊपर वाली सबसे ऊपर मैंने जो छतरी टाइप की बनाया है, ये बाउमेंस कैप्सूल है। उसके नीचे क्या आएगा, पैराइटल एपिथेलियल सेल्स आएगा। उसी के नीचे क्या आएगा, विसल। देखो पैराइटल के नीचे एपिथेलियल आता है और एपिथेलियल सेल्स कैसे हमारा बना होता है, विसल एपिथेलियल किडनी में क्या होता है, पोडोसाइट्स होते हैं। तो पोडोसाइट्स फुट लाइक प्रोसेसेस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, फुट लाइक प्रोसेसेस है, ठीक है ना। ये पोडोसाइट्स हो गए, ये विसल एपिथेलियल सेल हो गए। उसके नीचे क्या आता है, विसल एपिथेलियल सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया पूरा, दो ठो जो ये उल्टा ब्लैडर बना दो, उल्टा ब्लैडर, ठीक है। उल्टा ब्लैडर बना दोगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया जो इन दोनों लाइन के बीच में जा रहा है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या आएगा, इंडोथीलियम आएगा, कैपिलरी इंडोथीलियम। इंडोथीलियम के अंदर क्या आएगा, कैपिलरी की न्यूमेन। ये क्या है, ल्यूमेन है कैपिलरी की, ये जो है क्या है, कैपिलरी की न्यूमेन है, ठीक है ना। अब उसके नीचे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ मेसेंजियल डिपॉजिट्स होते हैं, कैपिलरी न्यूमेन के नीचे यहाँ मेसेंजियल डिपॉजिट्स हो गए। ये मेसेंजियल डिपॉजिट्स के मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स हो गया, ये मेसेंजियल डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है ना। ये समझ में आती है चीज़, ठीक से। फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे क्या होता है। बाउमेंस कैप्सूल नीचे पैराइटल एपिथेलियल सेल के लिए विसरल एपिथेलियल सेल जो कि प्रोटोसाइट्स होते हैं। फिर उसके नीचे क्या आता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है। उसके नीचे क्या आता है आपका, कैपिलरी इंडोथीलियम आता है। उसके नीचे क्या आता है आपका, कैपिलरी न्यूमेन आता है। एकदम नीचे चले जाएंगे तो क्या आएगा, मेसेंजियल सेल्स आएंगे। मेसेंजियल सेल्स में क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। ये बात क्लियर होती है कि नहीं होती है, ये इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। और इसके बीच में क्या होता है, पैराइटल एंड विसरल एपिथेलियल सेल्स। और पैराइटल विसरल एपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या होता है, यूरिनरी स्पेस होता है। समझ के बात, ये एक बात आपकी क्लियर होती है, ठीक। अब क्या करना है हमें, यहीं पे हमें सारे अपने डिपॉजिट्स पढ़ने हैं। अब सारे डिपॉजिट्स यहीं से आपके क्लियर होंगे, देखते जाना। ये जो आपका पोडोसाइट है, विसरल एपिथेलियल सेल्स है, उसी के नीचे क्या होगा, एपिथेलियल के नीचे क्या होता है, इंडोथेलियल होता है। तो सब इंडोथेलियल डिपॉजिट हो गए, तो सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स हो गए। एपिथेलियम के नीचे क्या होगा, सब एपिथेलियम होगा, ठीक है। सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स हो गए। और सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स के लिए क्या याद करना है, PMR याद कर लो। PMR जाए MPR जो भी याद होता है, PMR याद कर लो। मेरे हिसाब से PMR सही है, PMR याद कर लो। सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स के लिए PMR क्या, PSGN हो गया, MGN हो गया, ठीक है ना। MGN मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी हो गया। RPGN हो गया, रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये हो सकता है। और PMR हो गया, PMR खत्म बात, ठीक। अब जिन्हें याद करते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस, जो मेम्ब्रेन के बीच में है। सही बात, एकदम सही बात, इंट्रामेम्ब्रेनस होगा। ये क्या होगा, MPGN टाइप 2 होगा। ये MPGN टाइप 2 होगा, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी। ये क्या होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइट ये होता है, ठीक है ना। तो ये MPGN टाइप 2 होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, जो इंडोथीलियम है।
इंडोथीलियम के जो जस्ट भीतर क्या आता है, इंडोथीलियम आता है। जो आपका कौन सा इंडोथीलियम आता है, कैपिलरी। अब एक कौन सा आता है बताओ भाई, मतलब कि इंडोथीलियम, सब इंडोथीलियम में क्या आएगा, सब इंडोथीलियम डिपॉजिट में एमपीजीएन टाइप 1, मतलब कि ऊपर टू नीचे 1, ऊपर टू नीचे 1। और एमपीजीएन टाइप 1 के साथ क्या आएगा, वायर लूप रीजन, जिसी को हम लोग कहते हैं लूपस नेफ्राइटिस। और नीचे आ जाओ यहीं पे मिसेंजियल सेल्स के नीचे, तो यहाँ पे एक अलग सा है, एकदम अलग सा, तो आईजीए नेफ्रोपैथी एकदम अलग सा, ठीक है। एमपीजीएन ऐसा एकदम कठिन कठिन नाम नहीं है, तो केवल आईजीए नेफ्रोपैथी। तो ये अगर डायग्राम आपको क्लियर है तो पूरे किडनी आपके लिए बहुत आसान होगी, ये बात लिख के रख लो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय।